घरों में उत्पन्न एक सामान्य स्थिति पर चर्चा करते हैं। ये एक इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है जिसमें ये अर्थिंग के लिए होता है। इन दो में से कोई एक लाइव वायर के लिए होगा और दूसरा न्यूट्रल के लिए होगा। अगर स्विच ऑफ पोजीशन में है तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम एक टेस्टर से इसको टेस्ट करते हैं तो हमें कहीं भी करंट नहीं दिखना चाहिए। अब यदि इस बोर्ड में स्विच ऑफ स्थिति में है तो अगर हम टेस्टर से इसे चेक करते हैं तो इसमें कोई भी करंट नहीं होना चाहिए। तो आइए इसका टेस्ट करते हैं। इस स्थिति को काफ़ी नज़दीक से देखिए स्विच ऑफ स्थिति में है, मैं चेक कर रहा हूँ। इस वाले में कुछ भी नहीं है, यानी कि टेस्टर में कोई करंट नहीं है। इस स्थिति में देखिए टेस्टर में करंट है, यहाँ देखिए आप लाइट जल रही है, जबकि हमारा जो स्विच है वो ऑफ स्थिति में है। स्विचिंग का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है कि जब स्विच ऑफ रहे तो इसमें करंट नहीं होना चाहिए। तो यह देखा गया है कि घरेलू परिपथों में यह सबसे बड़ी कमी होती है। जब स्विच ऑफ होता है तब उसमें करंट होता है, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। दूसरी स्थिति पर चर्चा करते हैं। बोर्ड पे सारे स्विच ऑफ स्थिति में हैं, ये मैंने चेक किया, इस पे कोई लाइट नहीं है। इस पे चेक किया, इस पे भी कोई लाइट नहीं है। अब मैं स्विच को ऑन करता हूँ, इस पे देखता हूँ कोई भी लाइट नहीं। इस पे देखता हूँ तो इस पे देखिए लाइट आ रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये वाला लाइव है और इसमें करंट है। अब देखिए मैं फिर से स्विच को ऑफ कर रहा हूँ, आप इस पे ध्यान दीजिए तो देखिए इसकी लाइट ऑफ हो चुकी है। तो यह प्रॉपर स्विचिंग है, यानी कि हमारा जो बोर्ड है उसमें स्विच लाइव वायर पर ही लगा हुआ है। आज के वीडियो का जो विषय है वो थोड़ा सा हटके है। मेरे परम मित्र श्री कैलाश चंद्र गौड़ जी ने मुझे ये सुझाव दिया कि आप एक ऐसा वीडियो तैयार कीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो और जन सामान्य के लिए हो। और उनके सुझाव के पश्चात मुझे भी लगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वर्तमान समय में एक मूलभूत आवश्यकता है, जिसका प्रयोग लगभग जीवन के हर क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं। और आज हर कोई उपकरण या हमारे जितने भी कार्य हैं उनको संपादित करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं। बहुत से बार यह देखने में आया है कि हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, जिस कारण घरों में हादसे हो जाते हैं। कई बार मेन स्विच में आग लग जाती है या अन्य घटनाएं इसी तरीके से होती हैं। तो आज का जो वीडियो है उस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये जो ज्ञान होगा ये एकदम बुक से रिलेटेड नहीं होगा, जन सामान्य की भाषा ही हम इसमें प्रयोग करने वाले हैं, ताकि एक व्यक्ति जिसे भौतिक विज्ञान का बहुत ज़्यादा ज्ञान ना भी हो वह भी समझ जाए कि आखिरी जो विद्युत हमारे घरों में आती है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो सर्वप्रथम इसके इंट्रो पे चलते हैं। जो विद्युत धारा हमारे घरों में आती है उसे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि जिसका आप कनेक्शन लेते हैं वह कनेक्शन प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। डीसी करंट को आप सामान्य रूप से इस तरीके से समझिए, कम मात्रा में इसमें वोल्टेज होता है जिससे हमारे छोटे छोटे उपकरण चलाए जा सकते हैं और इस करंट के कारण हम पर कोई भी शॉक नहीं लगेगा, यानी कि इसमें करंट लगने के चांसेस नहीं होते हैं। गाड़ियों की जो बैटरियां होती हैं उनमें 12 वोल्ट की बैटरी लगती है और थोड़ा सा इस करंट का मान ज़्यादा होता है। अदरवाइज जो घरों में इमरजेंसी लाइट्स होती हैं या जो सोलर से चलने वाली लाइट है, इन सब में डीसी करंट होता है। दूसरा जो विद्युत धारा का रूप है जिसे हम सर्वाधिक प्रयोग कर रहे हैं वह है जो हम विद्युत विभाग से अपने घरों में सप्लाई के रूप में लेते हैं, यानी कि एक केबल का तार हम अपने घर के सामने लगे हुए पोल से जोड़ देते हैं। उसमें जो करंट आता है उसे हम एसी करंट या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यह करंट काफ़ी डेंजरस होता है, यानी कि अगर कभी हमने इसे छू लिया तो हमें इसका शॉक लगेगा और कई बार इसके जो है
ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां पर लोगों को इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त इस करंट के कारण घरों में कई बार आग भी लग जाती है। तो आज हम इसी करंट पर ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं। तो आइए प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित बातों पर विचार करते हैं। जब हम विद्युत धारा का अध्ययन करते हैं तो हमें वोल्टेज, करंट और पावर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसमें मैं बुक की परिभाषाएं प्रयोग न करते हुए सामान्य भाषा में आपको वोल्टेज, करंट और पावर समझाने की कोशिश करता हूं। वोल्टेज का सामान्य अर्थ यह हुआ कि जो सप्लाई आपने अपने घर में ली हुई है, जब आप अपने उपकरणों को उसके साथ जोड़ते हैं तो वह आपको कितना विभव देता है। तो सामान्यतः घरों में जो वोल्टेज हमें मिलता है वह 220 वोल्ट मिलता है। इसके अतिरिक्त भी वोल्टेज लिया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः 220 वोल्ट प्रयोग होता है। तो आप ये मान लीजिए यह ऊर्जा का स्रोत है जो कि आपके उपकरण को 220 वोल्ट विभव देगा। दूसरा पॉइंट है करंट। इसे भौतिक विज्ञान की परिभाषा से अलग करते हुए सामान्य भाषा में इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कि जब आप अपना उपकरण इस 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ोगे तो वह 220 वोल्ट आपके उपकरण में किस गति से गमन करेगा, तो उसे आप कहते हैं करंट, जो कि दो प्रकार का होता है। एक होता है एसी और एक होता है डीसी। दूसरा शब्द है पावर, जिसका अर्थ यह हुआ कि जब आप अपने उपकरण को 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं तो वह उपकरण किस दर से कार्य करता है, अर्थात उपकरण की कार्य करने की जो क्षमता होगी उसे पावर कहते हैं। तो जैसे एलईडी बल्ब में आपने अधिकतर देखा होगा 7 वॉट, 9 वॉट, 12 वॉट या 15 वॉट, 25 वॉट। सर्वप्रथम जो विद्युत का कनेक्शन है, जब वो हमारे घर के मेंस पर आता है तो पुराने ज़माने में उस पर एक फ्यूज़ लगता था जो इस तरीके का होता था। इसके बीच एक तार जोड़ा जाता था जो कि लेड और टिन की मिश्र धातु का बना होता था। इसका प्रॉपर ज्ञान न होने के कारण हम कई बार इसके बीच में बहुत मोटी वायर जोड़ देते थे, जिसके कारण यह प्रॉपर काम नहीं करता था। आजकल इस प्रकार के फ्यूज़ों के स्थान पर इस प्रकार के डिवाइस का प्रयोग किया जाता है जिसे एमसीबी कहते हैं। एमसीबी की फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। यह ऑटो कट होता है, यानी कि अगर आपके घर में किसी प्रकार का फॉल्ट हो तो यह अपने आप ही ट्रिक कर जाता है। यानी कि भाषा में आप ऐसे समझिए, ये इस तरीके के फ्यूज हैं जो कि अपने आप ही कोई फॉल्ट आने पर बंद हो जाते हैं, यानी कि जो सप्लाई है उसे बंद कर देते हैं और साथ ही इनमें भी कोई नुकसान नहीं होता था। जब एमसीबी ऑफ हो जाती है तो आप फॉल्ट का पता लगा लेते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर आप दोबारा एमसीबी को ऑन करेंगे तो वो फिर से ऑफ हो जाती है। तो इस प्रकार से जब तक आप फॉल्ट को सही नहीं करते हैं एमसीबी ऑन नहीं होगी। तो इसमें एक तो तार बदलने का झंझट नहीं है, दूसरा इससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। फॉल्ट अगर आप सही कर लेते हैं तो दोबारा इस एमसीबी को आप सही कर सकते हैं। कई बार यह देखने में आता है कि एमसीबी का सही ज्ञान न होने के कारण हम सप्लाई में गलत एमसीबी प्रयोग कर लेते हैं। जो एमसीबी है उसमें बहने वाली धारा का मान नियत होता है। कई बार हम छोटे संयंत्रों के लिए बड़ी मात्रा की एमसीबी लगा देते हैं, जिस कारण जब उन उपकरणों में कुछ फॉल्ट आता है या उनमें ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो एमसीबी ऑफ नहीं होती है, क्योंकि उसकी जो क्षमता है वह अधिक होती है और उससे पहले हमारा उपकरण जल जाता है या जो हमारे घर में वायर होते हैं वह वायर जल जाते हैं। तो इसका अध्ययन करने के लिए एक टेबल पर चलते हैं। इस टेबल में मैं आपको कुछ बेसिक एमसीबीज और उनमें कितनी धारा प्रवाहित होती है और हमें उनका प्रयोग कहाँ करना चाहिए उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। एमसीबी का चुनाव इस तरीके से किया जा सकता है। यदि हल्के उपकरण हों जैसे एलईडी बल्ब, टीवी, पंखे, हाफ पॉइंट आदि कनेक्शन, तो 5 एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर की एमसीबी का प्रयोग करना चाहिए।
यदि पावर रिलेटेड कनेक्शन हो जैसे इमर्शन रॉड, गीजर, मिक्सी, इंडक्शन, प्रेस आदि, तो इन उपकरणों के लिए 10 एम्पियर से लेकर 16 एम्पियर की एमसीबी का प्रयोग करना चाहिए। यदि शक्ति के उपकरण हो जैसे आटा चक्की, जूस बनाने की मशीन आदि, इस प्रकार के उपकरणों के लिए 25 एम्पियर से लेकर 40 एम्पियर तक की एमसीबी का प्रयोग करना चाहिए। घर में आने वाले मेंस पर लगाई जाने वाली यानी कि जो घर में पूरी सप्लाई आती है उस पर 40 एम्पियर से ऊपर की एमसीबी का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप घर में प्रयुक्त होने वाले विद्युत शक्ति की गणना करके भी एमसीबी का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे एक उदाहरण द्वारा समझाया जा रहा है। एमसीबी की मात्रा की गणना करने के लिए माना एक घर में प्रयुक्त होने वाले सामान्य उपकरणों के द्वारा प्रयुक्त शक्ति व्यय की गणना। माना घर में 10 एलईडी बल्ब लगे हैं, एक एलईडी टीवी है, 2 फैन हैं और 4 हाफ पॉइंट कनेक्शन हैं। इन सभी उपकरणों के शक्ति का व्यय 1120 वॉट होता है। करंट की गणना इस तरीके से की जाएगी, 1120 वॉट को 220 वोल्ट गुणा गया 0.8 जो कि पावर फैक्टर होता है से भाग देने पर प्राप्त होता है 6.36 एम्पियर, अर्थात जो धारा का मान है वो 6.36 एम्पियर है। तो इतनी धारा के लिए 5 एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर तक की एमसीबी का प्रयोग किया जा सकता है। विद्युत सप्लाई को समझने के लिए सर्वप्रथम ये समझ लेते हैं कि जो वायरिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो घरों में जो वायरिंग होती है उसमें सबसे पहले एक वायर होता है अर्थिंग का, जिसे हम घर पर ही बनाते हैं, और ये जो 2 तार होते हैं वो हम विद्युत कनेक्शन से लेते हैं। इनमें से एक तार जिसमें करंट होता है उसे हम लाइव या हॉट वायर कहते हैं। इस वायर में करंट होता है, और जो दूसरा वायर हम लेते हैं यह न्यूट्रल वायर होता है, यानी कि इसको अगर आप टच भी कर लेंगे तो इसमें कोई करंट आपको नहीं लगेगा। लेकिन जो लाइव वायर होता है यह डेंजरस होता है और इसी में करंट होता है। अब इन वायर्स के कलर आपको पता होने चाहिए। जब हमें इन 3 वायर्स का नॉलेज हो चुका है उसके पश्चात ये नॉलेज होना चाहिए कि इन 3 वायर्स के लिए अलग अलग कलर के वायर प्रयोग किए जाते हैं। अध्ययन एक टेबल के द्वारा हम लोग करते हैं। जनरली जो लाइव वायर होती है यह रेड कलर की, येलो कलर की या ब्लू कलर की हो सकती है। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वह रेड कलर की वायर होती है। न्यूट्रल वायर के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला कलर ब्लैक होता है। इसके अतिरिक्त वाइट और ग्रे कलर भी इसके लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। अर्थिंग के लिए जो वायर प्रयोग किए जाती है वह ग्रीन होती है, लेकिन अगर ग्रीन उपलब्ध ना हो तो ग्रे या वाइट का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो यह एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया जहां पर इन कलर्स के प्रयोग से कोई भी आराम से पहचान सकता है कि कौन सा हॉट वायर है, कौन सा न्यूट्रल वायर है और कौन सा अर्थिंग का वायर है। अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि वायरिंग करते वक्त जो वायर का साइज है वह किस प्रकार से लेना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि जहां वोल्टेज या धारा का मान कम होता है वहां हम एक मोटी वायर प्रयोग कर लेते हैं, जिसके कारण हमारा जो विद्युत है वह प्रॉपर वे में हमको मिलता नहीं है और उसका जो वेस्टेज है वह ज़्यादा होता है। जब वोल्टेज या धारा का मान कम हो तब वायर भी पतली होनी चाहिए, और जब वोल्टेज या धारा का मान अधिक हो तब वायर अधिक मोटी होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, हैवी वोल्टेज पर हमने पतली वायर लगाई हुई है तो वह हैवी वोल्टेज के कारण जल सकती है, इसके कारण आग लग सकती है। और यदि हमने कम वोल्टेज या कम धारा के लिए अधिक मोटा वायर प्रयोग किया हुआ है वह अधिक विद्युत का वेस्ट करेगा, जिसके कारण हमारी जो ऊर्जा है वह ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी, प्रयोग कम होगी। तो वायर के अलग अलग साइज़ के लिए मैं एक टेबल पे डिस्कस करूंगा। 2 प्रकार के वायर मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, जनरली इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। देखिए, जो वायर आप जब खरीदते हो तो इस तरीके से उसमें लिखा रहता है, आप इसे पढ़िए। एक वायर है,
इसमें देखिए 1.00 स्क्वायर mm, ये तीनों ही वायर 1 mm के हैं। सामान्यतः इन वायर का प्रयोग आप वहाँ पर कीजिए जहाँ पर आप बहुत कम विद्युत सप्लाई देने वाले हैं, यानी कि 1-2 बल्ब प्रयोग करने वाले हैं या 1-2 फैन प्रयोग करने वाले हैं, तो वहाँ पर इन वायर का प्रयोग किया जा सकता है। वायर्स का जो दूसरा टाइप है वो यह है, देखिए यहाँ पर आप पढ़िए 1.50 स्क्वायर mm, यानी कि यह वायर थोड़ी ज़्यादा मोटी है और सामान्यतः घरों में जो वायरिंग की जाती है वह 1.50 mm वायर से ही की जाती है। तो ये डिफरेंट कलर की वायर हैं और इनका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके अतिरिक्त और अधिक समझने के लिए आइए टेबल का अध्ययन करते हैं, जिसमें मैंने कुछ वायर्स की थिकनेस के साथ उनका प्रयोग कहाँ करना चाहिए उसके बारे में आपको समझाया है। तार की मोटाई का चुनाव इस तरीके से करना चाहिए, 0.5 स्क्वायर mm से लेकर 0.75 स्क्वायर mm की मोटाई के वायर का प्रयोग 4 एम्पियर से लेकर 8 एम्पियर तक की धारा के लिए किया जाता है, जो कि लो वोल्टेज लाइटिंग एंड लैंप कॉर्ड्स के लिए किया जाता है। 1.00 स्क्वायर mm के तार की मोटाई का चुनाव तब करना चाहिए जब आपको 12 एम्पियर तक की धारा चाहिए। यह हल्के उपकरणों की वायरिंग के लिए किया जाता है। 1.50 स्क्वायर mm के तार की मोटाई का चुनाव तब करना चाहिए जब आपको 16 एम्पियर तक की धारा चाहिए। जो घरों की वायरिंग होती है ये सबसे बेस्ट वायर इसके लिए होता है। 2.50 स्क्वायर mm का चुनाव तब करना चाहिए जब धारा का मान 22 एम्पियर हो। पावर कनेक्शन या एसी के लिए इस तार का प्रयोग किया जाता है। और 4.0 स्क्वायर mm का तार का प्रयोग तब करना चाहिए जब धारा का मान 29 एम्पियर से अधिक हो। आउटडोर कनेक्शन के लिए, यानी कि जो मेंस की सप्लाई आती है उसके लिए इस तार का चुनाव किया जा सकता है। अर्थिंग हम घर पर ही बना सकते हैं। जब भी घरों में विद्युत वायरिंग की जाती है तो घर में अर्थिंग जरूर बनानी चाहिए, जो आपके उपकरणों तथा आपको विद्युत आघात से बचाता है। अर्थिंग बनाने के लिए घर के ही पास 8 या 9 फीट का गड्ढा करके उसमें तांबे की एक चालक प्लेट डालकर उसका संबंध एक लोहे के मोटे तार के साथ कर दिया जाए तथा गड्ढे में नमक, लकड़ी का बुरादा, कोयला, बजरी आदि डालनी चाहिए। इसके पश्चात लोहे के तार को मेन सप्लाई के स्थान पर अटैच कर देना चाहिए। यही अर्थिंग का कार्य करता है। आजकल की जो सबसे सामान्य घटना है कि हम अपने घरों में उपलब्ध किसी भी चार्जर से अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर लेते हैं, जो कि हमारे फ़ोन की बैटरी के लिए और हमारे फ़ोन के लिए डेंजरस होता है। यह अधिकतर देखने में आया है कि यदि हम लगातार दूसरे चार्जर से अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं तो कुछ दिन बाद या तो बैटरी गर्म होने लग जाती है या आपका फ़ोन हैंग होने लग जाता है। यदि फ़ोन को हम किसी दूसरे चार्जर से चार्ज करते हैं तो उसे वह प्रॉपर वोल्टेज और धारा न मिलने के कारण उसके सॉफ्टवेयर में भी गड़बड़ी हो जाती है और उसका जो फंक्शन है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है। तो हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि जो आपका मोबाइल का चार्जर होता है उसमें उसकी वोल्टता और धारा पढ़ लीजिए। यदि आपको उसे इमरजेंसी में चार्ज करना ही है तो उसी प्रकार के चार्जर से आप उसे चार्ज कीजिए, अदरवाइज आपका मोबाइल फ़ोन खराब हो सकता है। इसे अगर हम पढ़ें तो इसमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है और इज इक्वल्स टू लिखा है 1000 मिली एम्पियर। इसका अर्थ ये हुआ कि यह 1 एम्पियर का करंट देगा और 5 वोल्ट देगा। इसी तरीके से दूसरे चार्जर को अगर हम देखें तो इस चार्जर में हमें दिखता है 5 वोल्ट है लेकिन 2 एम्पियर है। और इस चार्जर को अगर हम देखते हैं तो इसमें भी 5 वोल्ट है और 2 एम्पियर है, यानी कि ये दो चार्जर तो लगभग एक जैसे हैं लेकिन यह चार्जर अलग है, इसमें 1 एम्पियर की धारा है। तो यदि आप इस वाले चार्जर से इन चार्जर के फ़ोन को चार्ज करते हैं तो कहीं ना कहीं उस फ़ोन को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी, जिस कारण
उसके सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हो सकती है। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि मोबाइल फ़ोन को उसी के इक्विवेलेंट चार्जर से चार्ज कीजिए या हो सके तो अपने ही चार्जर का प्रयोग करना चाहिए।